हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकिता। मैं आपको नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स दोनों प्रोवाइड कराती हूँ। ओके, तो आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो तो मैं आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा चुकी हूँ, लेकिन आपकी प्रॉब्लम थी नोट्स की, तो अब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रही हूँ। ओके, और आज आपके नोट्स हैं क्लास 10th के, चैप्टर नंबर है 16। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बच्चों, आपको अदर चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए या फिर प्रैक्टिकल्स चाहिए तो आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा, आपको नोट्स और प्रैक्टिकल्स दोनों ही मिल जाएंगे। ओके, और आपको इन नोट्स की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से ले लीजिएगा नोट्स। तो ये जो वीडियो है ये है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए, नोट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए ये वीडियो है, ताकि आप नोट्स को अच्छे से समझ सको। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो रिसोर्सेज नेचुरली बनते हैं, मीन्स बिना किसी ह्यूमन की हेल्प के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, जिन रिसोर्सेज को हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं और वो ख़त्म नहीं होंगे, मीन्स उनके ख़त्म होने का खतरा नहीं है, वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जांपल वाइंड एंड वाटर, ये किसके एग्जांपल हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? देखिए, जो रिसोर्सेज ख़त्म हो सकते हैं एक टाइम बाद। क्यों? क्योंकि वो किस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर, तो वो ख़त्म हो सकते हैं। तो उन रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल मिनरल्स, मिनरल्स जो है लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है अर्थ पर। सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन का, बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? देखिए, जो रिसोर्सेज लिविंग या फिर ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं उन्हें हम बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल्स। और सेकंड टाइप है अबायोटिक रिसोर्सेज। ये क्या होते हैं? जो कि नॉन लिविंग या फिर नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल सनलाइट एंड एयर। लेकिन मैनेजमेंट जो हम कर रहे हैं इस चैप्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का, उसकी हमें नीड क्यों है वो भी तो जानना चाहिए। तो नीड क्यों है हमें रिसोर्सेज को मैनेज करने की? देखिए, रीजंस हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, तो लिमिटेड अमाउंट में है तो हमें ये भी तो प्रॉब्लम है कि ये ख़त्म हो गए तो फिर क्या होगा? जल्दी से ख़त्म हो गए तो ख़त्म तो होंगे, लेकिन जल्दी ही ख़त्म हो गए तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसीलिए हमें मैनेज करना है जो है इन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिसोर्सेज को। और अगर हम इन्हें मैनेज कर लेते हैं रिसोर्सेज को एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ, अगर हम इन्हें यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को, तो लॉन्ग टाइम के लिए, मीन्स लंबे समय तक के लिए हम इन्हें रख सकते हैं रिसोर्सेज को। और जो नेचुरल रिसोर्सेज हम बर्बाद करते हैं, ठीक है, बिना बात की हम उन्हें बर्बाद करते रहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, तो उस बर्बादी से भी हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होती है? देखिए, फॉरेस्ट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। क्यों है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो उससे पहले आप बायोडाइवर्सिटी समझिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है? देखिए, जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ पर, वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर आते हैं। तो सबसे ज़्यादा बर्ड्स, एनिमल्स या फिर जितने भी स्पीसीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं? फॉरेस्ट में पाई जाती हैं, ठीक है। तो फॉरेस्ट क्या है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने का ही हमारा मेन एम क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अगर ख़त्म हो जाती है, ठीक है, तो इससे हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो भी ख़त्म हो जाएगा। मीन्स अब जैसे आप फूड चेन से समझिए, फूड चेन अगर जैसे फूड चेन चल रहा है, तो फूड चेन चलते चलते अगर आप किसी एक स्पीसीज़ को देख रहे हो कि वो ख़त्म होने की कगार पर है और आपने उसे बचाया नहीं है, जो कि फूड चेन में बिलोंग करती है, तो वो स्पीसीज़ अगर ख़त्म हो जाती है बीच से, तो एक जो हमारा फूड चेन है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से इकोलॉजिकल सिस्टम भी हमारा बिगड़ जाएगा अगर बायोडाइवर्सिटी अगर हम खो देते हैं तो। अब नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी व्यक्ति है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट रखती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। अब जैसे कि आप अपने आप को ही ले लीजिए, अगर आप फॉरेस्ट को बचाने में, ठीक है, अगर आप फॉरेस्ट को बचाने में इंटरेस्ट रखते हो तो भी आप भी क्या हो? एक स्टेक होल्डर हो। तो फॉरेस्ट के मैनेजमेंट में कितने स्टेक होल्डर हैं? 4 हैं। पहले हैं पीपल, जो कि फॉरेस्ट के अराउंड रहते हैं, ओके, और वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करते हैं, उसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करते हैं। और नेक्स्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अंदर आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का ही जो पार्ट है, गवर्नमेंट ही बनाती है ये डिपार्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फॉरेस्ट है ये गवर्नमेंट के अंडर में ही तो आता है, इसका जो लैंड होता है। और
गवर्नमेंट ही इसके रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है। और नेक्स्ट है इंडस्ट्रियलिस्ट, इनको जिस भी प्रोडक्ट की यूज़ होती है फॉरेस्ट से, वो फॉरेस्ट से उन सब चीज़ों का यूज़ करने के लिए फॉरेस्ट की तरफ जो है कनेक्ट होंगे, ठीक है। फॉरेस्ट की तरफ उनका झुकाव होएगा, वो उधर जाएंगे, अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए फॉरेस्ट से तो वो जाएंगे, जरूर कनेक्ट होंगे फॉरेस्ट से। और लास्ट है वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल एंथुसिस्ट, जो भी संस्थाएं बनी हुई होती हैं उनका ये काम होता है कि वो फॉरेस्ट को कंजर्व करें, ठीक है। तो ये है अब आपका मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं वो इस चीज़ पर वर्क करती हैं कि कैसे हम फॉरेस्ट एंड ट्रीज़ को कंजर्व कर सकें। तो देखिए 2 आंदोलन हैं, ठीक है। एक है चिपको आंदोलन, जो कि स्टार्ट हुआ था गरेवाल में, रेनी नाम का एक विलेज था, उसमें स्टार्ट हुआ था। ये स्टार्ट किया गया था विलेजर्स के द्वारा, स्पेशली इसमें वुमेंस ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था, जो कि रेनी विलेज की थी। जो भी कॉमर्शियल वुड कटर्स थे, ठीक है, जो वुड कटर्स आते थे मीन्स पेड़ों को काटने के लिए, ताकि वो पेड़ों को काट ना सकें, तो जो वो महिलाएं थी वो क्या करती थी, पेड़ों से चिपट जाती थी इस तरीके से, ठीक है, उन्हें ऐसे हग कर लेती थी, और इससे वो पेड़ों को बचाने में सफल भी रही थी। वुड कटर्स ने जो पेड़ काटने के लिए आए थे वो पेड़ नहीं काट पाए थे इस आंदोलन की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट केस है कि एक केस था केजरी ट्रीज़ का। ये एक बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान में, जो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए थी। तो 1731 में अमृता देवी बिश्नोई जो है इस कम्युनिटी को लीड कर रही थी। इस ग्रुप में 363 पीपल थे, जिन्होंने अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाई करके खेजड़ी ट्रीज़ को प्रोटेक्शन दिया था, मीन्स खेजड़ी ट्रीज़ को बचाया था अपनी लाइफ के साथ सेक्रीफाइस करके। तो सिल्वी कल्चर क्या होता है? देखिए सिल्वी कल्चर जो है इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिनमें हम ट्रीज़ एंड प्लांट्स को ग्रो करने के लिए लगाते हैं और उनका ध्यान भी रखते हैं ताकि फॉरेस्ट जो है वो गायब ना हो जाए। तो सिल्वी कल्चर जो प्रोग्राम होते हैं उनसे क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए बाढ़ आने से रोकते हैं, ठीक है, जब हम पेड़ पौधे लगा देंगे तो बाढ़ से हम जो है बचा लेंगे, बाढ़ आने से बचा लेंगे। और सॉइल इरोजन कम होता है, या फिर ये भी कह सकते हैं सॉइल इरोजन होता ही नहीं है, क्योंकि जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को एकदम जकड़ लेती हैं, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर सॉइल को जाने नहीं देती। और ये मेंटेन भी करता है वाटर साइकिल को, बहुत अच्छे से मेंटेन करता है और प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में रॉ मटेरियल, जो कि हमारे प्रोडक्ट बनाने में यूज़ आता है। अब ये मान लीजिए कि अगर हम रॉ मटेरियल के लिए प्लांट्स को कट करते जाएंगे लेकिन प्लांट्स लगाएंगे नहीं, यानी कि सिल्वी कल्चर प्रोग्राम नहीं करेंगे, तो एक टाइम पर तो जो है रॉ मटेरियल भी हमको मिलना बंद हो जाएगा। तो हमें ऐसे प्रोग्राम करते रहने चाहिए। और इससे जो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में भी हेल्प होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट्स एंड ट्रीज़ को लगाएंगे तो जो एरिया है फॉरेस्ट का वो भी इंक्रीज़ होगा तो वाइल्ड लाइफ जो कंजर्वेशन है उसमें भी हेल्प होएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए लार्ज स्केल पर बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड जो भी स्पीसीज़ रहती हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, उनको जो है हंट किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। इससे हर कोई जो है परेशान है, मीन्स हर कोई इससे सर्वाइवल है, जैसे कि एनिमल्स, बर्ड्स एंड स्पीसीज, हर कोई इससे प्रभावित है, ठीक है। पूरा जो सिस्टम है यानी कि अफेक्ट टू द होल सिस्टम, इस हंटिंग से पूरा होल सिस्टम जो है प्रभावित है। जो ह्यूमंस हंट करते हैं या फिर ये जंगली जो जानवर हैं इनको मारते हैं, तो इससे पूरा होल सिस्टम अफेक्ट होता है। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को बचाने के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए? देखिए गवर्नमेंट को कंडक्ट कराने चाहिए सर्वेज पीरियोडिक, मीन्स अब अगर आपने आज यानी कि आज के टाइम पे आज अगर आपने इस मंथ में कोई सर्वे कराया है तो आपको नेक्स्ट मंथ में भी सर्वे कराना चाहिए, उससे नेक्स्ट मंथ भी सर्वे कराना चाहिए। तो यही होता है पीरियोडिक, मीन्स इस मंथ हो गया फिर नेक्स्ट मंथ फिर उससे नेक्स्ट मंथ, तो ये एक तरह से पीरियोडिक हो गया, टाइम टू टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसी तरह से टाइम टू टाइम सर्वेस कराते रहना चाहिए गवर्नमेंट को सभी फॉरेस्ट का। और एक लॉ भी बना देना चाहिए कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं जैसे कि बर्ड्स और एनिमल्स, तो उनको हंट करने का या उनको मारने का जो सिस्टम है वो बंद करा देना चाहिए, ठीक है, बैन लगा देना चाहिए हंटिंग पर, ऐसा लॉ होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ही बनाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि जो गवर्नमेंट है उसको अटेंशन देनी चाहिए उन स्पीसीज़ पर, बर्ड्स एंड एनिमल्स पर जो कि एंडेंजर्ड हैं। रेड डाटा बुक क्या होती है बच्चे? रेड डाटा बुक में जितनी भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं या रेयर स्पीसीज़ हैं
ठीक है, एनिमल्स, प्लांट्स की या फिर लोकल स्पीसीज़ की लाइक फंगी, मतलब जो भी एंडेंजर्ड है स्पीसीज़ या रेयर स्पीसीज़ हैं उनकी लिस्ट होती है उस बुक में, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेयर डाटा बुक बोलते हैं। देखिए वाटर जो है सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हर किसी को वाटर की नीड है और रेन जो है वो सबसे ज़रूरी सोर्स है वाटर का, ठीक है। रेन से क्या होता है, पानी की पूर्ति होती है और जो कॉमन इरिगेशन मेथड्स हैं जैसे कि डैम्स, कैनाल्स जो कि यूज़ किए जाते हैं वेरियस पार्ट्स में इंडिया के में, तो ये जो मेथड्स हैं इनको लोकल पीपल अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। और डैम्स क्या होते हैं, तो जो रिवर वाटर होता है उसका हम प्रॉपर यूज़ कर सकें इसके लिए जो है कंस्ट्रक्शन होता है रिवर्स के ऊपर, ताकि हम वाटर का जो फ्लो है उसे रेगुलेट कर सकें, उसी कंस्ट्रक्शन को हम क्या बोलते हैं, डैम्स बोलते हैं, जो कि रिवर्स के ऊपर बनते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम और है कि वाटर को भी पॉल्यूटेड किया जा रहा है आज के टाइम में। वाटर जो है ज़्यादातर रिवर्स का वो हाईली पॉल्यूटेड है, क्यों? क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपना वेस्ट बिना किसी ट्रीटमेंट के उसी में डाल देती हैं, इनके रिवर में ऐड कर देती हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने सारे वेस्ट को, इससे वो वाटर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, ठीक है। तो रिवर वाटर जो पॉल्यूशन है इसको रोकने के लिए एक प्लान भी आया था, गंगा एक्शन प्लान। इसमें गंगा के पानी को इम्प्रूव करने के लिए जो है गंगा प्लान ही शुरू हुआ था, जो कि 1986 में शुरू हुआ था। श्री राजीव गांधी के द्वारा ये प्लान लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर से क्या एडवांटेजेस हैं, अगर कोई भी कंजर्वेशन अगर हम इस तरह से करते हैं कि वो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है तो उसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए ग्राउंड वाटर जो है एवोपोरेट नहीं होता, उससे मॉस्किटोज़ नहीं होते, ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं होता है मॉस्किटोज़ का ग्राउंड वाटर से, और ये वेल्स जो कि सूख जाते हैं, ठीक है, जो कुएँ सूख जाते हैं उन्हें अच्छे से रिचार्ज कर देता है, क्योंकि ग्राउंड वाटर स्प्रेड हो जाता है नीचे जा कर के, तो वेल्स जो थे उन्हें भी अच्छे से रिचार्ज करा देता है, मीन्स उन्हें भर देता है पानी से, उनका जो वाटर लेवल है वो ऊपर आ जाता है, और जो भी मीन्स फसल जहाँ पर आप करते हैं उसमें जो है मॉइस्चर आ जाता है उस सॉइल में, तो मॉइस्चर भी प्रोवाइड कराता है ग्राउंड वाटर। कोल पेट्रोलियम क्या होता है, ये है आपका लास्ट टॉपिक, उसके बाद आपको 3R सिस्टम भी समझना होगा, उसके बाद आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं जो कि अर्थ के अंदर डिपॉजिट होते हैं, ओके, ये लिमिटेड अमाउंट में है और ये बहुत ही जल्दी ख़त्म भी हो सकते हैं, तो इनको बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए जितना हो सके हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए, अगर शॉर्ट डिस्टेंस अगर आप कवर करना चाहते हो तो हो सके तो आप बाइसिकल का यूज़ कीजिए, और आप खाना बनाते हो तो आप सोलर कुकर्स का भी यूज़ कर सकते हो अगर आपसे पॉसिबल हो तो, ठीक है। धूप निकलने पर, तेज़ धूप निकलने पर आप सोलर कुकर्स का भी यूज़ कर सकते हो, और ये बायोगैस जो है इसका भी आप एज अ डोमेस्टिक फ्यूल यूज़ कर सकते हो अगर पॉसिबल हो तो, ये गांव में बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं बायोगैस। और 3R सिस्टम भी समझ लीजिए। देखिए 3R सिस्टम क्या है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। मीन्स रिड्यूस आप अगर नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ कम कर दें, ठीक है, अपने आवश्यकता अनुसार अगर उनका यूज़ करोगे, वेस्ट के रूप में आप यूँ ही नहीं फेंकोगे या फिर यूँ ही नहीं चलने दोगे। अब जैसे फ़ैन एंड ट्यूबलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट होती है, जब आप यूँ ही फैंस को चला हुआ छोड़ देते हो तो इलेक्ट्रिसिटी बनती तो वाटर से है ना, तो अगर आप इनका यूज़ कम करोगे मीन्स जितनी आपको नीड है उतना ही करोगे, तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है आप लेस अमाउंट में यूज़ करोगे, तो इससे क्या होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा, ठीक है, आप कंजर्व कर लोगे एक तरह से देखा जाए तो। इनडायरेक्टली आप इन्हें कंजर्व भी कर लोगे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं। रिसाइकिल मीन्स अब जैसे आपने जो भी सब्सटेंस यूज़ कर लिए हैं और वो ख़राब हो चुके हैं, आप क्या करोगे, उन्हें वापस से इंडस्ट्रीज़ भेज दीजिए, जो भी कबाड़ी वाले होते हैं आप उन्हें बेच दीजिए, वो इंडस्ट्रीज़ को वापस कर देंगे, तो वो जो है फ्रेश पेपर्स बना देंगे या फिर प्लास्टिक दोबारा से बना देंगे, तो ये क्या किसका प्रोसेस होता है, रिसाइकिल का प्रोसेस होता है। और रीयूज़ क्या होता है, तो देखिए जो सब्सटेंस हम 1 से 2 बार 3 बार 4 बार यूज़ कर सकते हैं तो यूज़ करना चाहिए। अब जैसे कपड़े हैं, आप कपड़े जो है डेली के लिए नए तो ख़रीद कर नहीं लेके आते हो, आप एक ही जोड़ी कपड़े कई बार जो है पहनते हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, रीयूज़ बोलते हैं। मतलब कोई भी वस्तु है अगर हम उसका उसी एक वस्तु का बार बार यूज़ कर रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रीयूज़। तो ये रीयूज़ करके भी हम नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उनको सेव कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को भी सेव कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आपके नोट्स क्लास 10th के, और आपको अदर चैप्टर्स के भी नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है,
प्लेलिस्ट विजिट करनी है, नोट्स और प्रैक्टिकल दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। और आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। चैनल का नाम है नोट्स एंड प्रैक्टिकल्स, मीन्स जिस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है उसी नाम से आपका टेलीग्राम चैनल भी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, टेक केयर।